तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आनुवंशिकी, है ना? क्या रहने वाला है? हाँ, उसको आनुवंशिकता भी कह सकते हैं। आनुवंशिकता मतलब क्या? क्या है आनुवंशिकता? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या? तुम्हारे बाबा थे, परबाबा थे, उनके पुरखे, तो क्या आनुवंशिकता हो गई है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले वो लक्षण, क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण जो तुम में भी हैं, तुम्हारे पिताजी में भी हैं, तुम्हारे बाबा में भी थे, अगर जीवित है तो भी हैं, अगर नहीं है तो थे, उनके भी बाबा, वो तो पक्का नहीं जीवित होंगे, अब मुश्किल ही है ना, तो उनमें थे, उनके भी पुरखों में वो रहे होंगे। धीरे धीरे कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आगे आगे कॉन्टिन्यू होते रहते हैं। जैसे आज के समय में तुम देखोगे, तुम्हारी नाक हो सकता है तुम्हारी मम्मी या पापा से किसी से मिलती हो, कहते हैं होंठ देखो इनके पापा से मिल रहे हैं, है ना, आँखें देखो इनकी मम्मी के जैसे हैं, कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहता है, नहीं मिलता जुलता रहता है। ये पिछली वाली पीढ़ी से आगे कंटिन्यू हुआ। कैसे? क्योंकि कुछ आनुवंशिक लक्षण हमारे डीएनए के साथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगली पीढ़ी में भी, और वो लगातार रहते हैं वैसे, है ना। जैसे तुमने सुना होगा एक आईक्यू लेवल, कुछ लोगों ने बहुत शार्प माइंड होते हैं, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो आईक्यू लेवल क्या होता है, कुछ लोगों का, जैसे एक पीढ़ी में कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी या अच्छा आईक्यू लेवल वाला आदमी है, तो उसके अगली पीढ़ी वाला आदमी भी या बच्चा जो होता है वो भी अच्छा होता है, उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो लक्षण आनुवंशिक तौर पर हैं, जेनेटिक हैं। समझ रहे हो बात को? तो जैसे आइंस्टीन है, तो उसके आने वाली पीढ़ी में भी आइंस्टीन के कुछ लक्षण रहेंगे, वो भी उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आईक्यू लेवल एक पहले से ही होता है, प्री डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है कि तुम उसमें ज़्यादा कर पाओगे, तुम्हारे बाबा पुरख बिल्कुल ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे या बिल्कुल थे तो तुम एकदम से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन आईक्यू लेवल एक अलग होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं उसे, है ना। वो नहीं बढ़ा सकते तुम, उसका एक लेवल हो सकता है। मान लो यहाँ से 5 से लेकर के 10 के बीच में आईक्यू लेवल तुम्हारा है ना, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके बीच में तुम थोड़ा बढ़ा सकते हो। अगर 5 है तो हो सकता है बढ़ा करके 7 कर लो, 8 कर लो, 9 पहुँचा दो, 10 तक पहुँचा दो, लेकिन एक लिमिट होती है, 10 से ऊपर नहीं जा पाओगे। ये आईक्यू फिक्स है उतने में ही, क्योंकि ये जेनेटिक है ना। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करती हैं। अब इसकी जब खोज हुई तो किसी ने सबसे पहले पता लगाया होगा, कोई ऐसा आदमी होगा जो बताएगा कि ये ऐसा कंटिन्यू रहता है, पिछले वाली पीढ़ी की कुछ खूबियाँ या कुछ लक्षण अगले वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका पता लगाया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने लगाया? हाँ, तो आनुवंशिकता की खोज किसने की? हाँ, कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, याद रहेगा। तो आनुवंशिकता की खोज किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मटर का पौधा लिया। तुमसे अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, हाँ, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया? तो जो एक्सपेरिमेंट किया वो मटर के पौधे पर। किस पे किया? मटर के पौधे पर। बात समझ रहे हो? तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, देखा कुछ जो ज़्यादा बढ़ते हैं उनकी पीढ़ी के जो अगले होंगे तो वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ कम बढ़ते हैं उनकी पीढ़ी के कुछ आगे भी कम ही बढ़ेंगे। किसी में सफ़ेद फूल आ रहा है तो उसमें सफ़ेद ही आएगा, किसी में हल्का गुलाबी फूल आ रहा है तो उसके अगली पीढ़ी में भी गुलाबी फूल आएगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। तो होता है कि जितने भी पीढ़ी में आगे बढ़ाते जाएंगे वो कंटिन्यू होता जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि इनके कुछ लक्षण अगली पीढ़ी में सेव रहते हैं और वो आगे कंटिन्यू रहते हैं, है ना। वैसे ही हुआ इंसानों के साथ भी वैसे होता है। मैंने एग्जांपल अभी दिया तुम लोगों को कि नाक मिलती रहती है, कुछ लक्षण इंटेलिजेंसी वाले भी लक्षण तुम्हारे मिलते रहते हैं, कुछ शारीरिक लक्षण है तुम्हारे अंदर भी पाए जाते हैं वैसे जैसे तुम्हारे पुरखों में थे। जैसे सबसे एक बेसिक सा होता है कलर का। अगर तुम्हारे माता पिता दोनों बहुत गोरे हैं तो तुम्हारे भी चांसेस हैं कि तुम गोरे ही होगे, और अगर तुम्हारे माता पिता में से दोनों ही काले हैं तो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि तुम्हारी अगली पीढ़ी भी क्या होगी? काली ही होगी, काले ही चमड़ी वाले होंगे, है ना। दोनों में से एक अलग वाला है। जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है, एक लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं और एक लोग बहुत ज़्यादा काले हैं, तो ऐसे में 50-50% चांस रहता है। वो क्रोमोजोम का लक्षण होता है ना, उसमें थोड़ा चीज़ें होती हैं। क्रोमोजोम जेंडर पे फिलहाल बेसिकली होता है ना कि कौन सा लिंग होगा, बच्चा होगा या बच्ची होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, उस पर काम करता है। पर ऐसे कुछ लक्षण आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैसे? सेल के माध्यम से। हमने तुमको जो कोशिका पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कोशिका के अंदर ये क्या होता है? अरे कोशिका ही सेल तो मान, कोशिका ही सेल। कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक,
और हमने कहा था डीएनए यहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में ही होता है जीन। क्या होता है? जीन। और जीन में तुम्हारे सारे वो लक्षण रहते हैं, डीएनए में तुम्हारे वो लक्षण मौजूद रहते हैं जो पूरी जानकारी पिछले वाली पीढ़ी की थी वो आगे वाली पीढ़ी में भी कंटिन्यू कर देते हैं। है ना, बात समझे मेरी? नहीं, मैंने कहा था तुम्हारा कहीं पे कुछ सस्पेक्ट सीन होता है, कहीं पे कुछ मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी जो आते हैं ना क्राइम ब्रांच वाले या जो सर्च ऑपरेशन करते, देखते बहुत बारीक बारीक चीज़ें ढूंढते हैं वो। कहीं किसी का बाल मिल जाए, खून का एक बूंद मिल जाए, तो उससे क्या करते हैं, उससे एक सेल तो उनको मिल ही जाएगा। बाल मिल गया या छोटा सा कोई भी टुकड़ा शरीर का मिल गया तो उससे एक सेल मिल जाएगा मिनिमम से मिनिमम, और उस एक सेल में उनका डीएनए मिल जाएगा। और डीएनए हर आदमी का अलग होता है, उससे वो पहचान बता सकते हैं कि ये किसका है। ठीक है, डीएनए टेस्ट से मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिक है। जैसे तुम्हारा मोबाइल नंबर यूनिक होता है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर सिर्फ तुम्हारा है, वही सेम मोबाइल नंबर किसी दूसरे का नहीं हो सकता, इसलिए जब भी उस नंबर में मिलाया जाएगा सिर्फ तुम्हारे पास जाएगा कॉल। है ना, वैसे ही सेम उसके साथ भी होता है। डीएनए सबका सेम होता है, मतलब सॉरी, डीएनए सबका यूनिक होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। और उसी के अंदर तुम्हारी आनुवंशिकता की जानकारी भी होती है। पिछले वाली पीढ़ी की जानकारी उसी डीएनए में है, आगे वाली पीढ़ी में भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उसी सेल के माध्यम से। बात समझे मेरी? नहीं समझ में आई? आगे ना, तो वही वाला सारा सिस्टम है, पिछले वाली पीढ़ी की आ जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे अभी देखो, अपने आप को देखो तुम, पिछले वाली पीढ़ी तुम्हारा हमारी आपकी किसी की भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ज़्यादातर लोगों की नहीं होगी। है ना, सबका आईक्यू लेवल लगभग नॉर्मल से भी हो सकता है कम हो। है ना, तो ऐसे में क्या होता है, जैसी उनकी पद्धति थी हमारे पास भी वही पद्धतियाँ आ गई हैं। जैसे एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे चेंज कर सकते हो इसको। मैंने कहा ना 100% नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे 5 पे था तो 6 पे कर सकते हो, 7 पे, 8 पे, 9 तक जा सकते हो। अगली वाली आएगी उससे 9 के आगे रहेगी, 9 से हो सकता 14 के बीच में हो, तो वो बढ़ा लेगा तो उसका 14 पहुँच जाएगा। तो पिछली वाली पीढ़ी में तुमसे पीछे वाले में 5 था, तुम्हारी वाली में 9 पहुँच गया, आगे वाली में 14 हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एकदम से एक लेवल के बाहर नहीं चले जाओगे। है ना, उसके लिए टाइम लगेगा, तो तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी में एकदम नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि पीछे वाले से तुम्हारा कुछ तो रूट जुड़ा रहेगा उससे। तो वो अगर रटंत विद्या पे चले आ रहे हैं, चीज़ें रटते चले आ रहे हैं, तो तुम्हारे भी लक्षण वैसे ही होंगे। तुम चीज़ों को समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाओगे। अगर उनकी रीजनिंग खराब है तो तुम्हारी भी रीजनिंग खराब ही रहेगी। उसमें तुम कुछ बेहतर कर सकते हो अपने आईक्यू में रह करके, उसका एक लेवल रहेगा, उतना तुम इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन सोचो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लें तो वो इम्प्रूव नहीं होगा। बात समझ रहे मेरी? क्योंकि वो आईक्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है कि जैसे पीछे वाला क्या होता है, रटने वाली चली आ रही पीढ़ी हमारी, जो पुरानी पीढ़ी हमारी है वो रटने पे चली आ रही है। तो ऐसे में तुमको सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा, किसी ने देखा है वो 3 इडियट मूवी? नहीं देखा? उसमें क्या होता है, एक टीचर होता है, उसे वायरस नाम रखते हैं बच्चे उस टीचर का। है ना, तो उसमें एक जो अध्यापक होता है वो थोड़ा वो स्टूडेंट, एक 3 इडियट मूवी में एक दिखाया गया, एक टीचर, उसका नाम बच्चे रख देते हैं वायरस। वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। तो एक बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा होता है, तो उसे चिढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा होशियार हो, बताओ बोर्ड पे। है ना, बोर्ड पे खींच के बुला लेता है, वो उसमें आमिर खान रोल कर रहा होता है। तो वो जाता है, तो उसको चिढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी कहता है चलो अच्छा हम भी ले लेते हैं तुम्हारे मजे। तो वहाँ पे किताब रखी होती है, उसमें किताब में 2-4 पेज पर लड़ता है इधर उधर, तो 2 शब्द लिख देता है। एक लिखता है राजुनाइजेशन और एक फरानाइट्रेशन, 2 शब्द लिखता है बोर्ड पे, और कहता है बताओ सब लोग, किताब रख देता है, कहता है बताओ इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। अब सब कन्फ्यूज होते हैं, टीचर को भी लगता है यार पढ़ा तो इतने इनसे हम भी यही किताब रहे हैं, हमको कहीं ये शब्द नहीं मिले हैं। तो सारे बच्चे जुट जाते हैं एकदम पेज पलटने, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढने लगते हैं। और वो भी अपना टीचर जो होता है कहता है हम भी देखें नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, वो भी देख रहा होता है, एक एक पेज पलट रहा होता है, यार पढ़ा हमने इतने 50 सालों से पढ़ा रहे लगातार, हमको कभी नहीं मिला ये शब्द, और ये पूछ दिया बता नहीं पाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी बच्चे के सामने, बाकी पूरी क्लास के सामने। ढूंढ रहा होता है, और जब वो नहीं बता पाता है तो वो टीचर खुन्नस में कहता है तुम ही बताओ क्या मतलब है इसका। तो कह रहा है कुछ मतलब ही नहीं है, कह रहा नहीं फिलॉसफी नहीं चलेगी, बताओ इसका मतलब क्या होता है। तो वो कह रहा है सर ये बात हम आपको तब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किताबी ज्ञान की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, बच्चों को भी उसी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। किताबें सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं, तुमको इंटेलिजेंस उनमें विकसित करनी पड़ेगी। किताबी ज्ञान भी दो लेकिन इंटेलिजेंस पे भी ध्यान दो।
आप में जो है वही आप बच्चों में भी पास कर रहे हैं। आप में रटंत विद्या है तो आप बच्चों को भी वही पास कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं वही बच्चे भी कर रहे हैं, वो भी पेज पलट रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बैठ के ध्यान से शब्द को देखे कि ये बना कैसे है। वो कहता है पहला शब्द है राजुनाइजेशन, तो उसमें उसने कहा कि पहले शब्द के जो 4 अक्षर हैं मेरे दोस्त के नाम है राजू। कह रहा ध्यान से देखते तो मैंने राजू के आगे राजुनाइजेशन लगा दिया, राजुनाइजेशन हो गया। क्या दूसरे वाले का नाम है फरहा नाइट्रेट, तो कहता है फरहा नाइट्रेट का मतलब होता है फरहान, मेरे दूसरे दोस्त का नाम है। तो रटे ना होता, अगर ध्यान से देख लिया होता तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता। लेकिन आदत क्या है रटने वाली कि पेज पलटने लगेंगे तुरंत फटाफट, है ना। तो हमारी सबकी भी आदत वही हो गई है कि हम लोग पेज पलटने लगते हैं फटाफट, रटने लगते हैं फटाफट। जबकि हो सकता है रटने से बहुत अच्छा ऐसा हो जाए कि सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा लें और उतने में आसानी से चीज़ें हम समझ सकते हैं। जहाँ पे हम 10 घंटे रटने का प्रयास करेंगे वहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड में हो सकता है एक चीज़ लॉजिक समझ ले। हो सकता है कई बार 1 मिनट लग जाए, वो बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बार बार सिर्फ रटने की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ियों से हमारी आदत वही चलती चली आ रही है। लेकिन अगर तुम इसको चेंज करोगे, तुम चाहोगे इसमें थोड़ा परिवर्तन हो, रटने की तरफ से हम लोग कहाँ बढ़ के जाएं, समझने की तरफ, तो आने वाली पीढ़ी भी हो सकती है समझने का प्रयास करे। बात समझ रहे हो। और उसके आने वाली धीरे धीरे पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। लेकिन अगर हम भी रटते रहेंगे, पूर्वज भी रटते आए हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी रटेंगी ही। और रटने से चीज़ें तुम्हारे किसी काम की नहीं रहती। रटना सिर्फ वैसा ही है जैसे एक किताब है, तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान होगा लेकिन वो किताब किसी काम की नहीं जब तक वो बंद है। किताब के अंदर बहुत ज्ञान रखा है लेकिन वो किसी काम की नहीं। वो काम की तब होगी जब उसको कोई खोलेगा, उसको कोई पढ़ेगा, उसमें लिखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा लाइफ में, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, तब वो चीज़ें काम की होंगी तुम्हारे। बाकी किताबों में बहुत सारा ज्ञान रखा हुआ है लेकिन उससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं। किताबों का कोई फ़ायदा है? तुम्हारे घर में भी 50 किताबें रखी होंगी पर आती तुमको एक भी ठीक से नहीं है पूरी। ऐसी है कोई किताब जिसको तुमने एक भी किताब को ठीक से पूरी पढ़ रखा हो? रखी 50 हैं, किसी काम की नहीं है। उनमें बहुत सारा ज्ञान है पर तुम्हें पता नहीं है, बंद किताब है। रटना भी सेम उसी प्रकार से है कि पता सब कुछ है पर इसका मतलब क्या है वो हमको नहीं पता। इसलिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखो। बात समझे मेरी? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? चलो अनुवांशिकता पे आते हैं। तो ये सारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। चलो अगर बात की जाए अनुवांशिकता की सबसे बड़ी इकाई, अनुवांशिकता की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अनुवांशिकता की सबसे बड़ी इकाई हमने भी कहा डीएनए, है ना। डीएनए में अनुवांशिकता के सारे लक्षण होते हैं, है ना। डीएनए में ही क्या होता है, जीन, और जीन में हमारे सारे लक्षण छिपे रहते हैं, है ना। तो डीएनए के अंदर जीन है, इसका मतलब बड़ा कौन हो जाएगा? डीएनए। और अगर तुमसे पूछा जाए अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगी? आरएनए नहीं बिटिया, जीन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अभी बताया ना कि डीएनए के अंदर ही जीन होता है। मान लिया ये डीएनए है तो इसके अंदर जीन है ना। तो छोटा कौन? जीन। तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगी? जीन हो जाएगी। और सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? हाँ, डीएनए हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? चलो अब तुमने देखा होगा जैसे हमने कहते हैं ना कि माता पिता के लक्षण आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे माता पिता अगर इंसान थे तो संभवतः तुम भी इंसान ही होगे, है ना। रहता नहीं ऐसा रहता है कि किसी इंसान के बच्चे क्या हो जाएं, जानवर हो जाएं, ऐसा होता है। लेकिन पापा तो तुम्हारे लोगों को कहते हैं कुत्ता हो एकदम कहते नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लक्षण इसके कुत्तों वाले हैं, तभी वो कुत्ता कहते हैं। ठीक है, समझो बात को। उसमें क्या होता है, कोई कुत्ता नहीं हो सकता, संभवतः ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लक्षण क्या होंगे, आगे कंटिन्यू होते रहेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो तुम पुरुष हो जाओगे या फिर स्त्री हो जाओगे, मेल हो गए या फीमेल हो गए। पर मेल या फीमेल होना किस पे डिपेंड करेगा, वो चीज़ समझने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों में मेल या फीमेल ही हो सकते हो तुम। लड़का हो जाओगे या लड़की हो जाओगे, कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकते,
आए दिन अखबारों में तुम लोग सुनते रहोगे वहाँ पे शेर जन्म ले लिया, वहाँ पे सांप जन्म ले लिया, वहाँ मगरमच्छ जन्म ले, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, है ना। बस क्या होता है थोड़ा समझो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। कुछ शेर वैसा होता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी लड़के का सर खूब बड़ा हो गया है ना, वो कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पे सही से शरीर डेवलप नहीं करता है, बाकी शरीर की अपेक्षा सर ज़्यादा डेवलप कर जाता है, तो फिर अजीब देखने में लग जाता है, इंसानों जैसा नहीं लगता है, तो लोगों को लगता है कि शेर के जैसा मुँह है, देखो हाँ मिल तो रहा है, शेर जन्म लिया है ना। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सही से डेवलप नहीं करता, और ऐसे बच्चे बचते भी नहीं हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि उनमें कुछ कमी रह गई, बन रहे थे सही से बन नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में वो हाँ गलत बन जाते हैं। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। पर बात करें मेल या फीमेल, मेल जानते हो, पुरुष या फीमेल, महिला, है ना, ये किस पर निर्भर करता है बताओ। मेल या फीमेल होना किस पर निर्भर करता है? या तो माता पे या पिता पे, दोनों में से किस पे? तुमने देखा होगा 50-50%। तुमने देखा होगा गांव में क्या एक परंपरा चलती है, उसमें क्या होता है कि जो सास होती है वो बहू को इसीलिए प्रताड़ित करती है कि उस बहू ने एक लड़की को जन्म दिया। आज भी समाज में ऐसा होता है, लड़कियों के होने पे लोग खुश नहीं होते बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ घर ऐसे होंगे, अपवाद हर जगह हैं, पर बहुत सारे ऐसे घर अभी भी समाज में मिलेंगे जो लड़कियों के जन्म होने पे दुखी होते हैं। लड़का हो जाता है तो खूब पटाखे लगेंगे, लड़कियां हो जाएं तो सबका मुंह लटका रहेगा। लड्डू मांगने जाओ तो तुम पे मुंह नोच ले तुम्हारा कि भैया तुम्हारी लड़की हुई लड्डू, कहेंगे तुमको बड़ी खुशी हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए यार, तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हुआ, खुशी होनी चाहिए। अब लड़का या लड़की ही तो होगा, कुत्ता या बिल्ली थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारे घर में, है ना, उसी में से कुछ हो सकता है। अब वो सारा का सारा खुन्नस किस पे निकालते हैं? अपनी बहू पर, कि यही है कलंकिनी जिसकी वजह से लड़की जन्म ली है। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल, सबसे तगड़ा रोल रहता है सास का। ससुर कभी नहीं कहेगा तेल दी, सास ज़्यादा खुन्नस बनाती है। अभी समझो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। जो माता होती है, महिला, माता भी कहते हैं ना, जो माता है वो महिला ही है, और महिला भी कभी लड़की रही होगी, उसका भी कभी जन्म हुआ होगा तो वो भी बच्ची रही होगी। तो जो बच्ची के गुणसूत्र हैं वही गुणसूत्र किसके होंगे? वही माता के भी होंगे, क्योंकि जो भी मेल या फीमेल होना ये जो निर्भर करता है ये गुणसूत्रों पे करता है। किस पे करता है? गुणसूत्रों पर निर्भर करता है ना। गुणसूत्र या क्रोमोसोम कह सकते हो, किस पे कह सकते हो? अभी गुणसूत्रों की बाद में बात करेंगे, है ना। किस पे निर्भर करेगा ये? क्रोमोसोम पे। ये क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब क्रोमोसोम तुमने सुना होगा, एक्स और वाई प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, है ना। किस पे निर्भर करता है? एक्स और वाई प्रकार के क्रोमोसोम पे। अब माता जो होती है या जो लड़की होती है उसके दो जो क्रोमोसोम होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक्स होते हैं। पहला भी एक्स, दूसरा भी एक्स। तो अगर किसी बच्चे में एक्स एक्स दोनों ही क्रोमोसोम एक्स हैं तो वो लड़की होगी। बात समझ रहे हो मेरी? लेकिन पिता का तो देखोगे एक्स और वाई होता है, मतलब उसमें एक क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा क्रोमोसोम वाई है। इन्हीं के क्रोमोसोम आपस में मिल करके एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें से कुछ मिलेगा, इसमें से कुछ मिलेगा, और फिर जा करके क्या बन जाएगा? एक बच्चा जन्म लेगा। अगर इधर इनका एक्स वाला मिल गया, इधर इनका एक्स वाला मिल गया, तो इधर एक्स एक्स दो हो जाएंगे और क्या बनेगा? लड़की जन्म लेगी। बात समझे नहीं समझे? ऐसे लड़की जन्म ले ली। दूसरा वाला, इधर अगर इनका एक्स मिल गया और इधर से इनका अगर वाई मिल गया तो क्या जन्म लेगा? एक्स वाई हो गया। और एक्स वाई क्या होता है? लड़का होता है। एक्स वाई, बात ध्यान रख रहे हो? यहाँ से क्या मिल रहा है? एक्स, यहाँ से क्या मिल रहा है? वाई। तो लड़का होना किस पे निर्भर कर रहा है? एक्स वाई पे। और वाई किसके पास मिल रही है? पिता के पास। माता के पास वाई थी ही नहीं, वो कभी भी लड़का के लिए जिम्मेदार थी ही नहीं। लड़के के लिए जिम्मेदार कौन था? हाँ, तो उस सास से कह देना इसके लिए जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है, हम नहीं। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही उसके पास दोनों एक्स हैं। चाहे लड़का बने तो भी उसको एक एक्स देगी वो, चाहे लड़की बने उसको भी एक एक्स देगी वो। पिता के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लड़का होगा तो अपना वाई देगा, लड़की होगी तो अपना एक्स देगा, क्योंकि ये दोनों देती नहीं, अपना एक ही देगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? पिता की। लेकिन सास कभी भी अपने बेटे को नहीं कहेगी भैया तुमसे हो गया ये, वो केवल बहू के ऊपर। बहुत सारे तुम देखोगे घरेलू हिंसा के केस भी हैं, दहेज उत्पीड़न बहुत सारे उसमें लगता है। बाद में प्रताड़ित करना चालू कर देते घरेलू हिंसा के तहत कि ये तो कलंकिनी हो गई,
दो दो बिटिया हो गई इनके, देखो पहले भी बिटिया हुई, दोबारा फिर बिटिया हो गई, है ना, जबकि वो इसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं, उसके पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, उसके पास तो कोई चांस ही नहीं था कि वो लड़के को जन्म दे सके, वो तो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम उसके पास था। तो नालायक तुम्हारा लड़का है ना। ऐसे में तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं झाड़ फूक कराने लगते हैं कि पंडित जी के पास चले जाते हैं, तांत्रिक के पास, तांत्रिक भी आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, है ना, बसों चपक चपके रहते हैं, बाबा रहमानी, है ना, हर समस्या का समाधान, तो उनके पास चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे अपनी बहू का इलाज करवाते हैं कि इनकी झाड़ फूक करवा लो। ये नहीं सोचते कि लड़के का इलाज करवाएं, क्योंकि उससे होगा कुछ, बहू का कितना भी इलाज करवाओ उससे लड़का नहीं होना है। वो डिपेंड करेगा उसके खुद के बेटे पर, जो उसका पिता बनने वाला है ना, उस पर डिपेंड करेगा, उसका इलाज करवाओ। और हम तो कहते हैं क्यों करवाओ इलाज, क्या हो सकता है, दोनों रहने चाहिए ना, या तो लड़का होगा लड़की होगी, कुत्ता बिल्ली थोड़ी होते हैं। अब लड़के अगर सारे सब लोग चाहते हैं लड़के ही लड़के हो जाएं, तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे बढ़ेगी। लड़के के लिए चाहोगे बहू ले आए, कहाँ से मिलेगी, सबने लड़के लड़के कर लिए, फिर आगे चल के लड़के लड़के बनाना बहू, है ना, अपना लड़का उनके यहाँ भेज देना, उनका लड़का तुम्हारे घर आ रहा है। आने वाली पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, नए सृजन को जन्म कौन देगा। लड़के के पास है पावर, ये दे ही नहीं सकते। दोनों रहेंगे तभी तो आगे समाज बढ़ेगा, किसी एक से बढ़ेगा। दोनों का ही होना जरूरी है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में समस्या यही है, लड़कियों की संख्या है बहुत कम, है ना। अगर तुम देखोगे लिंगानुपात तो अपने यहाँ बहुत कम, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं बहुत कम। और शिक्षा में भी वही है हाल, पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं, महिलाएं कम शिक्षित हैं, क्योंकि हम महिलाओं को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर देखते चले आ रहा है, समाज हमारा ऐसा हो गया है। और फिलहाल बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग कराने में चंद्रमा पे, उसमें भी महिला का ही हाथ है, उसमें भी एक महिला ही है जो उसको सफल बना पाती है। गगनयान में भी महिलाओं का ही सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें पुरुष भेजे जाएंगे, या कह सकते हैं मनुष्य भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। हम आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हर चीज़ में महिलाएं जब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बराबर की भागीदारी है, और कहीं ना कहीं महिलाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी है, समाज में भागीदारी उनकी ज़्यादा है। फिर भी हम लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, लड़का। तुमने कभी नहीं देखा होगा समाज में, अच्छा लड़कियों की समस्या एक रहती है, कभी भी तुमने ये नहीं देखा होगा कि किसी का ससुर किसी बहू को परेशान करे। देखा होगा बहुत सारे अपने आसपास के घरों में क्लेश होता रहता है। वो क्लेश में तुमने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई ससुर और किसी बहू का आपस में हो रहा हो, या देवर और भाभी का हो रहा हो। कभी होता है ऐसा घर में? नहीं। किसका किसका होता है? सास बहू का, ननद भाभी का। होता नहीं होता है, खूब प्रपंच रहता है। अब दोनों ही महिलाएं हैं, सास भी महिला है, बहू भी महिला है, ननद भी महिला है, उसकी भाभी भी महिला है। महिला महिला का दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी एक मित्र हैं, तो उनकी कहानी ये है, एक बार ऐसे शाम को बात हो रही थी हमारी फ़ोन पे, तो हमने कहा खाना वाना तो हो ही गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं यार आज मेरे को आज मन नहीं है खाने का। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई, मैं बीमार हो गया कुछ? नहीं यार आज बना नहीं, बढ़िया नहीं बना कुछ। हमने कहा क्या? कि वो भाभी बनाई हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयली बना दी हैं, हम ऑयली खाते नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है सब्जी मत खाओ भाई, ऑयली ज़्यादा हो गई है। अच्छा कोई दाल चावल खा लो जाके, और क्या है उससे ज़्यादा क्या है? तो कहीं वो यार ऐसा है कि बहुत सादी दाल है। क्या लॉजिक है? सब्जी है वो ऑयली ज़्यादा है, दाल है वो सादी ज़्यादा है, खाना क्या है? तो क्या तूने, मेरे को स्पाइसी पसंद है। मैंने कहा स्पाइसी बनेगा तो तेल में ही ना, वो स्पाइसी वो मसाले आएंगे कहाँ, पकेंगे कहाँ, तेल में तो बनेंगे, और फिर ऑयली तो रहेगा वो। तो उनकी नौटंकी। तो हमने कहा भाई तुम ही जाके बना लो। तो कहते हैं तुम तो जानते हो हमको बनाना नहीं आता। हमने कहा तो दूसरों पे कमी निकालना बंद करो खाओ जाके जो बना है वही, नौटंकी फालतू की रहती है। तो कहते हैं कि अभी जाके मैगी बना लेंगे, तुम तो जानते हो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। हमने कहा हाँ मैगी वैसे बहुत सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कच्चा मैदा खा लोगे जाके, वो ज़्यादा तुम्हारा भला करेगा। तो महिलाएं ही महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी भी तुमने किसी पुरुष को महिला से लड़ते बहुत कम देखा होगा। लड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि वो जीतते नहीं है महिलाओं से,
इसलिए वो पहले ही सरेंडर है। तो कहते हैं हमको नहीं लड़ने नहीं, हम इस गेम में है ही नहीं, हम बाहर। लेकिन जब भी घर में क्लेश होगा तो सास बहू का होगा, ननद भौजाई का होगा। कभी भी कोई पुरुष में लड़ने नहीं आएगा। महिला महिला का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अभी जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल भी दिया उसमें भी मैंने यही कहा था कि किसी की सास ही होगी जो घर में बच्ची के जन्म होने पे सबसे ज़्यादा दुखी होगी, अगर होती है तो। अगर कोई दुखी होता है तो सबसे ज़्यादा दुखी उसकी सास होगी, और वो ये भूल जाती है वो खुद भी लड़की ही है। तो ये सारी जागरूकता लानी पड़ेगी हम लोगों को, सीखना समझना हम लोगों को पड़ेगा, कहीं अलग से थोड़ी ना आएगा ये। समझ रहे मेरी बात को? चलो ये मिटा दें। अब बात करते हैं गुणसूत्रों की। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। हाँ, कुत्तों में 42। हाँ, सारे जानवरों का यही निकलवा। चलो गुणसूत्रों की बात करें तो गिरो नहीं। गुणसूत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछता है कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़ी का मतलब होता है एक के साथ में 2, है ना, एक जुटे में रहने वाले, झुंड में रहने वाले, है ना। तो कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो जोड़ी हो जाएंगे 23, है ना। एक के साथ में 2, तो 23 दूना 46। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46। लेकिन अगर पूछा कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर बात करें अनुवांशिकता वाले कुछ रोग होते हैं, है ना। अनुवांशिकता वाले रोग कौन से होते हैं? क्या है? अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे पहला तुमको बताना चाहिए डायबिटीज। पता है नहीं पता है? डायबिटीज क्या होता है? अभी का रक्षाबंधन था, खूब ज़्यादा मिठाइयाँ मिली होंगी, है ना। सब लोगों ने खा भी ली होंगी, खत्म कर डाली सब खा खा करके। ये देखो डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज आता है। मीठा मतलब शुगर बढ़ाएगा तुम्हारा, और शुगर लेवल बढ़ेगा। गाँव में डायबिटीज को जानते ही शुगर नाम से है। गाँव में पूछो क्या हुआ? शुगर हो गया। शुगर मतलब क्या? डायबिटीज हो गया। ठीक है, बंदर को डायबिटीज हो जाएगा। चलो एक ये हो गया। एक होता है ब्लड कैंसर, है ना, रक्त कैंसर। तो ब्लड कैंसर जिनमें होता है, अगर मान लिया तुम्हारे परिवार में, मतलब किसी के भी परिवार में अगर है ना, किसी के है, तो वो आगे भी कंटिन्यू होगा। और अनुवांशिक लक्षण ज़्यादातर तुमको तीसरी पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हारे हैं कोई चीज़ें, बीमारियां कुछ अनुवांशिक, तो वो तुम्हारे बच्चों में नहीं दिखेंगी, तुम्हारे पोतों में दिखेंगी। तुम्हारे अंदर वो बीमारियां नहीं होंगी जो तुम्हारे पिताजी में थी, लेकिन वो दिखेंगी जो बाबा में थी, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण तीसरी पीढ़ी में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है। तो ब्लड कैंसर जो होता है वो भी क्या है? अनुवांशिक रोग है। ठीक है। और एक बीमारी होती है कौन सी? वर्णांधता। वर्णांधता जानते हो क्या होता है? वर्णांधता एक बीमारी होती है रंग भेद ना कर पाना। जैसे ये है, इसको पहचानते हो? ये कौन सा कलर है? ये सब लोगों में वर्णांधता है। मैं तो लोगों को पिछली क्लास में बताया था काला काला कुछ होता ही नहीं है ना। लेकिन फिलहाल ठीक हो तुम लोग, परेशान मत हो, है ना। लेकिन कुछ लोगों में होता है काला सफ़ेद तो सब पहचान लेते हैं। ज़्यादा समस्या आती है हरे में, हरा पहचानने में, है ना। हाँ, हरा रंग पहचानने में उनको दिक्कत होती है ना। ऐसे ही बहुत बारीक अगर कलर बने हुए हैं तो वो कलर पहचानने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? नहीं समझ रहा हूँ? तो ये समस्या हो जाती है कि रंग नहीं पहचान पाते हैं। वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण अंधता मतलब ना दिखाई देने वाले रंग, है ना। जिनको रंग नहीं दिखाई देते हैं, रंग पहचान नहीं पाते हैं कि ये गुलाबी है, ये लाल है, अंतर नहीं बता पाते हैं, वो लोग क्या होते हैं? वर्णांध होते हैं। और वर्णांधता ऐसे ही नहीं हो जाती, वो एक अनुवांशिक जो बीमारी है, जो पीछे रहने वाली पीढ़ियों में रह चुकी होगी और आने वाली पीढ़ियों में भी ये आगे कंटिन्यू करेगी। लेकिन उसमें समस्या ये है कि पुरुषों को ज़्यादा होती है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्णांधता किन लोगों में कम पाई जाती है, तो महिलाओं में, है ना। वर्णांधता क्या होती है?
महिलाएं रंग बदलने में माहिर होती हैं। होता नहीं होता है? रंग पहचान नहीं पाते हैं लेकिन रंग बदलने में बहुत माहिर होते हैं। थोड़ी देर पहले कह जाएंगी कि ये ऐसा ऐसा है, तुम कहोगे तुम ऐसा ऐसा करने लगा, पे कहेंगी फालतू के काम कर रहे हो। तो अभी तो कहा था तुमने ये काम करने को, हमने कब कहा था? तो तुरंत बदल जाते हैं। महिलाएं क्या होती है, रंग बदलने में माहिर हो जाते हैं, है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक होता है सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है, यहाँ लिख दें, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये एक बीमारी है, एनीमिया है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की, एनीमिया कैसा भी हो, एनीमिया क्या है, ऑक्सीजन की कमी से ही होता है ना। तो ऑक्सीजन की अनियमितता या फिर ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है, एनीमिया का रोग, है ना। और अगर सिकल सेल एनीमिया है तो ये एक आनुवांशिक रोग है जो पिछली पीढ़ी से ही आगे ट्रांसफर हुआ है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो आनुवांशिक रोग समझ में आया, पिछली पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले वो रोग या वो लक्षण जो आगे की पीढ़ी में भी कंटिन्यू रहेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। बात समझ में आई? इसकी खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सबसे पहले किस पे खोज की थी, तो मटर के पौधे पे की थी। बात समझ में आई?